चैप्टर्स 53, 54, 55, 56। चैप्टर स्टार्ट। चैप्टर 53। फैंग युआन, आपको क्लास चेयरमैन नियुक्त किया जाता है। सब कुछ फैंग युआन के कैलकुलेशंस के मुताबिक हाई चल रहा था। उसके बाद एकेडमी एल्डर ने हीलिंग गू मास्टर को उन दोनों गार्ड्स को बचाने का ऑर्डर दिया। गार्ड्स भाग तो गए, लेकिन उन्हें चोट इतनी गहरी लगी थी कि वो आगे काम करने के लायक नहीं रहे। आखिर में एकेडमी एल्डर ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया। फैंग युआन को कोई सजा नहीं मिली, उल्टा उसकी हर तरफ से तारीफ हुई। इस नतीजे से बाकी सभी नौजवान अजीब से डर में थे। लेकिन ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। जैसे जैसे वक्त बीता, ये हंगामा पूरे क्लैन में फैल गया। फैंग युआन का सी ग्रेड टैलेंट के साथ सबसे पहले मिडिल स्टेज में एडवांस करना पूरे क्लैन के लिए खाने के बाद की गॉसिप बन गया था। खाने के बाद और चाय पे हर कोई इसी मामले पर डिस्कस कर रहा था। शुरू की हैरानी के बाद सब लोग फैंग युआन के इतनी तेजी से एडवांसमेंट के पीछे का राज अनुमान लगाने लगे। वैसे देखा जाए तो सी ग्रेड टैलेंट के साथ अ ग्रेड और बी ग्रेड को पीछे छोड़कर सबसे पहले मिडिल स्टेज में एडवांस करना इतना भी अजीब नहीं है। सही बात है, इस दुनिया में ऐसे कई तरीके हैं जिनसे ये किया जा सकता है। रेलिक गू का एग्जाम्पल ले लो। एक बार ये गू यूज हो जाए तो अपच की दीवारें और मजबूत हो जाती हैं और कल्टीवेशन को एक छोटे रेल्म तक बढ़ाने में मदद करती है। ब्रेक थ्रू करने का सबसे आसान तरीका है। ... देखते ही देखते भीड़ की बातें अलग अलग तरह के जवाबों और तरीकों में बदल गई। जहां तक लिकर वर्म और प्राइमेवल एसेंस के बाहरी सोर्सेस की थियरीज थीं, यह आइडियाज भी नेचुरली बहुत से लोगों ने सामने रखे। अगर फैंग युआन ने शुरुआत में हाई लिकर वर्म के होने की बात बता दी होती तो इतना हंगामा ना होता। लेकिन उसने ये बात छुपाई, इसलिए कई लोगों की क्यूरियोसिटी बढ़ गई। बाहर से भले ही शांत लग रहा था, लेकिन गू यू विलेज के अंदर एक तूफान पनप रहा था। कई निगाहें एकेडमी एल्डर पर टिकी हुई थीं, सब उनके एक्सप्लेनेशन का इंतजार कर रहे थे। एकेडमी एल्डर होने के नाते अगर उन्हें ये नहीं पता था कि उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट कैसे एडवांस कर गया, तो ये उनके रोल की लापरवाही मानी जाती। इसलिए एकेडमी एल्डर को एक एक्सप्लेनेशन देना ही था। दिन बीतते गए। इनिशियल स्टेज को पार करके मिडिल स्टेज में एडवांस करने वाला दूसरा नौजवान सामने आया। वो था गू यू मोबी। उसके ठीक बाद सिर्फ 3 घंटे के फर्क से गू यू फैंग झेंग ने भी एडवांस कर लिया। आखिरकार प्राइमेवल स्टोन्स की कमी ने यूज पीछे कर ही दिया था। ऑफ कोर्स एक वजह यह भी थी कि वो फैंग युआन की वजह से काफी ट्रॉमेटाइज्ड था। तीसरा था गू यू ची चैन। भले हाई यूज गू यू ची लियन से इन्फ्यूज की हुई प्राइमेवल एसेंस मिल रही थी, लेकिन इस मेथड का असर बहुत ज्यादा नहीं था और यह हर 3 दिन में सिर्फ एक बार ही किया जा सकता था। ऊपर से ये काफी रिस्की भी था। लेकिन अपने सी ग्रेड टैलेंट के साथ तीसरी पोजीशन हासिल करना भी एक कामयाबी थी। 5वें दिन एकेडमी एल्डर ने एक बार फिर से सब्सिडीज बांधी। गू यू फैंग युआन, वो सबसे आगे खड़े सबसे पहले फैंग युआन का नाम पुकारते हुए। फैंग युआन उठा और एक शांत चेहरे के साथ उनकी तरफ चल पड़ा। जैसे ही वो चला, सभी नौजवानों की नजर उसी पर थी, जिसमें हसाद, जलन, जांच पड़ताल और नफरत जैसे अलग अलग भाव कोई भी एक जैसा नहीं था। आज एल्डर सिर्फ रिसोर्सेज हाई नहीं दे रहे, बल्कि वो चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की पोजीशंस भी अनाउंस कर रहे हैं। जैसा सोचा था, सबसे पहले फैंग युआन को ही बुलाया गया। वो सबसे पहले एडवांस हुआ है, चेयरमैन का टाइटल उसी का है। सोचना भी मुश्किल है कि नतीजा ये होगा। इससे पहले मुझे लगा था कि फैंग झेंग सबसे पहले आएगा। वो सबसे पहले मिडिल स्टेज में पहुंच गया। ये बहुत अजीब है, जरूर कोई बड़ा राज है, लेकिन वो हमें बताने से माना कर रहा है। ही, अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी किसी को नहीं बताता। चुपचाप रहो और आगे बढ़ो। जब स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे थे, फैंग युआन एकेडमी एल्डर के सामने पहुंच गया। गू यू फैंग युआन, तुम इस क्लास में रैंक 1 मिडिल स्टेज तक पहुंचने वाले पहले गू मास्टर हो, इसलिए ये तुम्हारा इनाम है। ऐसा कहकर उन्होंने उसे एक सफेद और नीले रंग का मनी बैग दिया। फैंग युआन ने मनी बैग लिया और उस सबके सामने खोलकर अंदर झांका। फिक्र मत करो, इसमें पूरे 30 प्राइमेवल स्टोन्स हैं, एकेडमी तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेगी। एकेडमी एल्डर मुस्कुराए। साफ साफ कहूं, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि सबसे पहले मिडिल स्टेज में एडवांस करने वाला नौजवान फैंग युआन होगा। लेकिन फैंग युआन ने एकेडमी एल्डर की बात नहीं सुनी। वो दूसरों पर बहुत कम भरोसा करता था और सिर्फ खुद पर विश्वास रखता था। उसने ध्यान से चेक किया और पाया कि यूएस में वाकई 30 प्राइमेवल स्टोन्स एक भी कम नहीं। फिर उसने मनी बैग को अपनी जेब में रख लिया। एकेडमी एल्डर ने जब ये हरकत देखी
तो उन्हें लगा कि उसकी फाइनेंशियल हालत ठीक नहीं है और वो और भी ज्यादा मुस्कुराने लगे। मैंने सोचा ही था, आखिरकार वो सी ग्रेट टैलेंट है। मिडिल स्टेज तक पहुंचने के लिए उसके प्राइमेवल स्टोन्स का खर्चा बहुत ज्यादा हुआ होगा। उस किसी से फंडिंग भी नहीं मिलती, इसलिए उसके पास प्राइमेवल स्टोन्स की तंगी जरूर होगी। जब तक यूज प्राइमेवल स्टोन्स की जरूरत है, हमें उसके क्लैन के कंट्रोल से बाहर जाने का डर नहीं रहेगा। एक बार वो क्लैन के सिस्टम में आ गया तो वो इस राज को ज्यादा देर तक नहीं छुपा पाएगा, इसलिए भले ही हम जांच ना कर पाएं, एक दिन वो खुद हमें बता देगा। इस बात को लेकर अकेडमी एल्डर पूरे कॉन्फिडेंस में थे। सच तो यह था कि इस दिन के बाद उन्होंने लोगों को चुपके से फैंग युआन की जांच करने के लिए भेजा था। लगभग हर दिन सर्च में कोई ना कोई प्रोग्रेस होती थी, लेकिन जाहिर है अन लोगों को यह नहीं पता चला था कि फैंग युआन के पास कुछ 100 प्राइमेवल स्टोन्स द और वो असल में काफी अमीर था। एकेडमी एल्डर ने आगे कहा, फैंग युआन, तुम रैंक 1 मिडिल स्टेज में कदम रखने वाले पहले हो, और एकेडमी के रूल्स के मुताबिक तुम्हें न सिर्फ 30 प्राइमेवल स्टोन्स इनाम में मिलेंगे, बल्कि जल्दी तुम्हें अपना दूसरा गु चुनने में भी प्रायोरिटी मिलेगी। अभी मैं तुम्हें क्लास चेयरमैन नियुक्त करता हूं। फैंग युआन आखिरकार चेयरमैन बैन हाई गया। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट्स ने आह भरी। डैम इट, गु यू मोबेई ने दांत पीसे, उस बहुत गुस्सा आ रहा था। HMPH, गु यू ची चेन ने अपने हाथ बांधे और इस सीन को ठंडे दिमाग से देखता रहा। जिस पर सबसे ज्यादा असर हुआ वो था फैंग युआन का भाई गु यू फैंग झेंग। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसके एक्सप्रेशन से बेचैनी साफ झलक रही थी, मानो उसके सर पर एक काला बादल मंडरा रहा हो। नॉर्मल स्टूडेंट्स को चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को देखकर झुककर सलाम करना पड़ता है। मेरे रिजल्ट्स के हिसाब से मैं जरूर एक वाइस चेयरमैन बनूंगा, लेकिन अब से जब भी मैं बड़े भाई से मिलूंगा मुझे उन्हें सलाम करना पड़ेगा। रुकिए, लेकिन अचानक फैंग युआन बोल पड़ा। वो एकेडमी एल्डर को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और धीरे से बोला, आदरणीय एल्डर, आपका ये स्टूडेंट इतना काबिल नहीं है और ना ही उसके पास उतनी अकाल है, इसलिए वो चेयरमैन का रोल ठीक से नहीं निभा सकता। यह रोल काबिल लोगों को दिया जाना चाहिए। क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम चेयरमैन नहीं बनना चाहते? चेयरमैन बनने पर तुम्हें हर बार 10 प्राइमेवल स्टोन्स मिलेंगे। क्या तुम शो हो कि तुम इसे रिजेक्ट करना चाहते हो? एकेडमी एल्डर ने गहरी चिंता से कहा। पिछले 10 सालों की टीचिंग में उन्होंने किसी को इस पोजीशन को रिजेक्ट करते हुए नहीं देखा था। असल में उन्होंने इस मामले पर काफी सोचा था और फैंग युआन को क्लास चेयरमैन बनाना उनके लिए फायदेमंद था। एक बार वो चेयरमैन बन जाता तो वो क्लैन सिस्टम के अंदर आ जाता। फैंग युआन को अपनी ड्यूटीज पूरी करनी पड़ती और साथ हाई यूज ट्रीटमेंट भी मिलता। चेयरमैन के रोल में चाहे जो भी हो, उस कम से कम अपने क्लासमेट से जबरदस्ती वसूली करना बैंड करना पड़ता। ये एक ऐसी चीज थी जो क्लास चेयरमैन बिल्कुल नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल पहले जैसा था। भले हाई एकेडमी एल्डर को फैंग युआन ने भी इज्जत किया था, फिर भी उन्हें उसके बेहतरीन कल्टिवेशन रिजल्ट्स के लिए उसकी तारीफ करनी पड़ी थी। सिस्टम से बंधे हुए इंसान के तौर पर वो अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकता था और कई बार उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता था। ऑफ कोर्स, ये इसलिए नहीं था कि एकेडमी एल्डर इस बात से नाखुश थे कि फैंग युआन हर बार इतने सारे प्राइमेवल स्टोन्स वसूलता था। वो पूरे स्टूडेंट बोर्ड के बारे में सोच रहे थे। एक बार फैंग युआन चेयरमैन बन जाता और वसूली बैंड कर देता तो इससे दूसरे नौजवानों को फैंग युआन के प्रेशर से थोड़ी राहत मिलती। इसके बाद थोड़ी सी कोशिश से फैमिलीज के बीच एक मल्टीवे कंपटीशन शुरू हो जाता। जब तक वो क्लैन के उम्मीद के बीजों फैंग झेंग, मोबेई और ची चेन को पाल पोस सकते थे, चेयरमैन के एक छोटे से रोल को कुर्बान करने में क्या जाता था। और फिर भी भले ही उनका प्लान अच्छा था, सच्चाई उनके सोचा से बहुत अलग निकली। फैंग युआन ने रिजेक्ट कर दिया। उसने सच में रिजेक्ट कर दिया। भले ही ये पोजीशन छोटी थी, लेकिन इन गर्म खून वाले नौजवानों के बीच ये सम्मान का पहला प्रतीक था। सम्मान के अलावा चेयरमैन बनने पर उन्हें हर बार 10 प्राइमेवल स्टोन्स रिसोर्सेज के तौर पर मिलते थे। इस लालच का सामना आज तक कोई नौजवान नहीं कर पाया था, लेकिन फैंग युआन ने सच में रिजेक्ट कर दिया। फैंग युआन ने हैरान एल्डर को देखा और उनसे वापस पूछा, क्या एकेडमी के रूल्स में लिखा है कि जो पहला आएगा यूज चेयरमैन बनना ही पड़ेगा? चेयरमैन की पोजीशन, क्या इसे माना नहीं किया जा सकता? एकेडमी एल्डर ने ठंडे चेहरे से जवाब दिया, ऑफ कोर्स ऐसी कोई जबरदस्ती वाली रूल नहीं है। फैंग युआन हंसा, आपकी समझदारी के लिए शुक्रिया एल्डर। ऐसा कहकर उसने अपने हाथ जोड़े और अपनी सीट पर वापस चला गया। यह सीन अपनी एम से देखने वाले स्टूडेंट्स के बीच हंगामा मच गया। पाल भर में एकेडमी में शोर मच गया।
फैंग युआन ने सच में रिजेक्ट कर दिया? मजाक कर रहे हो क्या? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? पता नहीं क्यों पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, लेकिन ही वो बाद में इसके लिए पछताएगा। डॉट डॉट डॉट। फैंग युआन ने चेयरमैन बनना छोड़ दिया, इसका मतलब मेन चेयरमैन हूं? खुशी इतनी जल्दी आई कि दूसरे नंबर पर आने वाला मो भी ठीक से रिएक्ट भी नहीं कर पाया। ची चेन ने एक अजीब सा चेहरा बनाया, उस समझ नहीं आ रहा था कि कोई चेयरमैन का पद कैसे छोड़ सकता है, वो जरूर पागल से भी बदतर होगा। बड़े भाई फैंग झेंग बड़ी बड़ी इन से फैंग युआन को निराशा से देख रहा था। अपने रिजल्ट्स के हिसाब से फैंग झेंग का वाइस चेयरमैन बनना तय था, लेकिन जब फैंग युआन ने पोजीशन छोड़ दी तो फैंग झेंग को लगा कि इस पोजीशन का अब कोई मतलब नहीं रहा। एकेडमी एल्डर का चेहरा इस बार काला पड़ गया था, सच में बहुत काला। पिछली बार जब फैंग युआन ने क्लास स्किप की थी, भले ही वो गुस्से में दिख रहे थे, लेकिन वो सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए एक एक्ट था। लेकिन इस बार उनका मूड खराब था, पहले से भी ज्यादा। फैंग युआन ने चेयरमैन की पोजीशन छोड़ दी, इसका मतलब वो क्लैन सिस्टम को रिजेक्ट कर रहा है। एल्डर ने 10 सालों से एकेडमी को संभाला था, लेकिन ये पहली बार था जब उन्होंने ऐसा स्टूडेंट देखा जो इतने बड़े लालच को ठुकरा रहा था। वो फैंग युआन को जाल में फंसाना चाहते थे, लेकिन जब वो अंदर ही नहीं आएगा तो एकेडमी एल्डर लाचार थे। डॉट डॉट डॉट। सब्सिडीज बांटने का काम खत्म हुआ। मो बेई ने अपने दूसरे नंबर के रिजल्ट के साथ चेयरमैन की पोजीशन हासिल की। फैंग झेंग और ची चेन दोनों वाइस चेयरमैन बन गए। क्लास चेयरमैन को 10 प्राइमेवल स्टोन्स दिए गए, वाइस चेयरमैन को 5। कुछ स्टूडेंट्स जो अमीर घरों से नहीं थे, उन तीनों स्टूडेंट्स के प्राइमेवल स्टोन्स देखकर इतने जल रहे थे कि उनके मुंह से लार टपकने लगी थी। चैप्टर 54। लेकिन यो क्लास चेयरमैन हूं। आग के लाल चक्के जैसा सूरज धीरे धीरे पहाड़ के पश्चिमी छोर पर डूब रहा था। उसकी रोशनी ईंट में चुभने वाली नहीं थी, बल्कि एक चमकदार और नर्म किरण थी। पश्चिमी आसमान शर्माए हुए लाल रंग में रंग गया था, सूर्यास्त की लाली लगातार फैल रही थी। ये बिल्कुल असरानी की तरह था जिसे अभी अभी इनाम मिला हो, खुशी से सम्राट के आसपास घूम रही हो, उसके साथ सोने की इच्छा रखती हो। किंग माओ पहाड़ पूरी तरह से गुलाबी लाल रंग के समुद्र में डूब गया था। हर ऊंचे स्तंभ वाली इमारत और घर पर भी एक सुनहरी जाली की परत चढ़ी हुई थी। एकेडमी के चारों तरफ लगे जंगल ऐसे लग रहे थे जैसे अन्न पर तेल की एक हल्की परत चढ़ी हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी, और जब स्टूडेंट्स क्लासरूम से अपने सीने में अभी अभी माइल प्राइमेवल स्टोन्स लिए बाहर निकले तो वो एक आरामदायक और शांत मन की स्थिति में थे। सच में नहीं जानता कि फैंग युआन क्या सोच रहा है जो उसने क्लास चेयरमैन का रोल छोड़ दिया। है उसका दिमाग खराब हो गया है। शर्त लगा लो, वो दिन भर लोगों को मारने के बारे में सोचता है। चलो हम इस तरह के पागल आदमी से दूर ही रहे। वैसे सोचो तो, उस दिन जब वो एकेडमी में घुसा था, मैं सच में डर गया था। इतना डरावना था कि इस दिन घर जाकर मुझे बुरा सपना आया। स्टूडेंट्स 2-3 के ग्रुप्स में चल रहे थे। नमस्ते क्लास चेयरमैन। मैम। प्रणाम क्लास चेयरमैन। मैम। गु यू मो भी अकड़कर चल रहा था, और जहां भी वो जाता स्टूडेंट्स बिना किसी अपवाद के झुककर उस सलाम करते। उसके चेहरे पर उत्साह और मोह के भाव छिपाए नहीं छिप रहे थे। यह अथॉरिटी का जादू था। भले ही स्टेटस में थोड़ा सा ही फर्क क्यों ना हो, यह एक इंसान को अपने आप पर और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बना सकता था। इस वक्त जब डूबता हुआ सूरज खून जैसा लाल दिख रहा था, मोबी यूज देखते हुए मन ही मन गुनगुना रहा था, ऐसा क्यों है कि मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया, इस सूर्यास्त की लाली कितनी प्यारी है। HMPH सिर्फ चेयरमैन बनने पर इतना उछाल रहा है जैसे कोई बड़ी बात हो गई हो। गु यू ची चेंग जानबूझकर पीछे चल रहा था, क्योंकि वो गु यू मो बेई को सलाम करना ही नहीं चाहता था। मुझे सच में नहीं पता कि फैंग युआन क्या सोच रहा है जो उसने चेयरमैन की पोजीशन छोड़ दी। लेकिन यह अच्छी बात भी है, वरना मेन जो तीसरे नंबर पर था, मुझे वाइस चेयरमैन का रोल कैसे मिलता। गु यू ची चेंग का दिल उलझन में था, लेकिन उस खुशी और राहत भी महसूस हो रही थी। नमस्ते वाइस चेयरमैन। इस पल एक नॉर्मल स्टूडेंट उसके पास से गुजरा और तुरंत झुककर उस सलाम किया। है तुम्हें भी नमस्ते। गु यू ची चेंग ने तुरंत सर हिलाया, उसका चेहरा मुस्कुराहट से भरा हुआ था। जैसे हाई वो स्टूडेंट चला गया, ची चेंग ने सोचा, वाइस चेयरमैन बनने का एहसास काफी अच्छा है। मुझे यकीन है कि क्लास चेयरमैन बनने का एहसास और भी बेहतर होगा। काश मेन वाइस चेयरमैन नहीं बल्कि चेयरमैन होता तो कितना अच्छा होता। ची चेंग जो अभी अभी खुश हो रहा था, अब लालच से भर गया था और क्लास चेयरमैन के रोल के लिए उम्मीदें पालने लगा था। क्लैन के सिस्टम के नीचे हर ऊंचा रैंक पिछले वाले से बड़े गाजर की तरह था,
जो उस गहरी लालच दे रहा था। भले ही मैं सिर्फ सी ग्रेट टैलेंट हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि सब कुछ बेहतर से बेहतर होता जाएगा। गु यू ची चेंग अपने भविष्य के लिए उम्मीदों से भरा था। लेकिन इस वक्त दूसरा वाइस चेयरमैन गु यू फैंग झेंग अपने दिल में बहुत बुरा महसूस कर रहा था। उसके चेहरे का हाव भाव भी काफी खराब था। बड़े भाई, तुम? उसने हैरानी से इर्द फैलाए एकेडमी के गेट के प्रवेश द्वार पर देखा, जहां एक अकेला शख्स खड़ा था। नियम वही पुराने, हर एक इंसान एक प्राइमेवल स्टोन। फैंग युआन अपने हाथ बांधे खड़ा था, उसकी आवाज सपाट थी। फैंग झेंग का मुंह कुछ बार खुला और बैंड हुआ, फिर कुछ पाल की कोशिश के बाद उसने आखिरकार कहा, बड़े भाई, लेकिन अब मेन वाइस चेयरमैन हूं। ये सच है। फैंग युआन ने बिना किसी भाव के सर हिलाया, फैंग झेंग को एक बेपरवाह नजर से देखते हुए। वाइस चेयरमैन को हर बार 5 पीसेस का भट्टा मिलता है, तो तुम्हें उसके बदले 3 पीसेस देने चाहिए। फैंग झेंग हक्का बक्का रह गया, और एक पाल के लिए वो एक लफ्ज नहीं बोल पाया। कुछ नौजवानों का एक ग्रुप गु यू मोबेई के चारों तरफ घूमते हुए आ रहा था। जब उन्होंने फैंग युआन को स्कूल के गेट पर रोकते हुए देखा, गु यू मोबेई गुस्से से आग बबूला हो गया। उसकी उंगली फैंग युआन की तरफ थी। फैंग युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें रोकने की? ए फ्लैट मेन चेयरमैन हूं, और एक नॉर्मल स्टूडेंट होने के नाते जब तुम मुझे देखो तो पहले झुककर मुझे सलाम करो। उसका जवाब फैंग युआन के मुक्के ने दिया। गु यू मोबेई अचानक हुए इस हमले से चकित हो गया। मुक्का खाने के बाद वो खुद को कुछ बड़े कदम पीछे जाने से रोक नहीं पाया। उसका चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। तुमने मुझे मारा? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मेन चेयरमैन हु। उसका जवाब फिर से फैंग युआन के मुक्कों ने दिया। बैंग बैंग बैंग। कुछ देर हमले और बचाव के बाद गु यू मोबेई को फैंग युआन ने जमीन पर गिरा दिया, और वो बेहोश हो गया। आसपास के नौजवान सब एनी फैलाए देख रहे थे। सभी को एक पाल के लिए समझ नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। ये उनकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। गेट के प्रवेश द्वार पर मौजूद गार्ड्स भी सब कुछ अपनी उंगली के नीचे होते देख रहे थे। वो आपस में फुसफुसाने लगे। फैंग युआन ने अभी अभी नए क्लास चेयरमैन को गिरा दिया, हम क्या करें? कूल रहो, सीन देखो। क्या मतलब? मतलब बस देखते रहो, फिर कुछ और लोगों को बुलाओ और जगह साफ कर दो। लेकिन एब, तू फैंग युआन जैसे आदमी से पंगा लेना चाहता है? उम्मीद है तुझे याद होगा कि वैंडा और वुरे का क्या हुआ था। सवाल पूछने वाला गार्ड तुरंत कांप गया और आगे कुछ नहीं बोला। बड़े गेट के प्रवेश द्वार पर खड़े दोनों गार्ड्स बिल्कुल सीधे और तनकर खड़े थे। उनके बगल में एक घटना होने के बावजूद वो ऐसे थे जैसे वो बेरे और अंधे हों, कुछ सुन या देख नहीं सकते थे। जब फैंग युआन ने गु यू मोबेई को निपटा दिया, उसने फैंग झेंग और ची चेंग से भी हिसाब लिया। तभी बाकी नौजवानों को एहसास हुआ कि कुछ नहीं बदला था। फैंग युआन अभी भी वही पुराना फैंग युआन था, और वसूली हमेशा की तरह जारी रहेगी। तुम में से हर कोई एक प्राइमेवल स्टोन देगा। वाइस चेयरमैन 3 पीसेस, क्लास चेयरमैन 8 पीसेस। फैंग युआन ने नए नियम घोषित किए। नौजवान सिर्फ आह भर सकते थे और चुपचाप अपने प्राइमेवल स्टोन्स निकाल सकते थे। जब वो स्कूल के गेट से बाहर निकले, अचानक किसी ने अपने सर पर हाथ मारा और जोर से चिल्लाया, मुझे समझ आ गया। तभी फैंग युआन ने क्लास चेयरमैन की पोजीशन नहीं ली। वो हमसे वसूली जारी रखना चाहता था। सही कहा। हर बार जब वो ऐसा करता है तो यूज लगभग 7 प्राइमेवल स्टोन्स मिलते हैं, और अब ये बढ़कर लगभग 68 पीसेस हो गए हैं। अगर वो क्लास चेयरमैन होता तो उस सिर्फ 10 पीसेस मिलते। काफी लोगों को अब समझ में आया। वो बहुत धोखेबाज है, बहुत चालाक, बहुत जालिम। कुछ लोग अपने जांघों पर हाथ मार रहे थे, नफरत और गुस्से से भरे हुए। साई, इसका मतलब क्लास और वाइस चेयरमैन की पोजीशन में कुछ खास नहीं है। उनसे भी वसूली की जाएगी और उनके पास सिर्फ 2 पीसेस बचेंगे, बिल्कुल हम सब की तरह। पता नहीं ये किसने कहा, लेकिन जब नौजवानों ने ये सुना तो वो सब चुप हो गए। बैंग! एकेडमी एल्डर ने जोर से मेज पर हाथ मारा, उन्हें बेहद गुस्सा आ रहा था। ये फैंग युआन कुछ ज्यादा ही अपसेट है। वो करना क्या चाह रहा है? वसूली जारी रखने तक चला गया। क्लास चेयरमैन से 8 पीसेस और वाइस चेयरमैन से 3 पीसेस ले रहा है। इसके साथ क्लास और वाइस चेयरमैन होने में बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के मुकाबले क्या फर्क रह जाएगा? एकेडमी एल्डर ने अपनी आवाज दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। जब फैंग युआन ने क्लास चेयरमैन की पोजीशन रिजेक्ट की, इसका मतलब उसने क्लैन के सिस्टम में शामिल होने से इनकार कर दिया। सख्त शब्दों में, यह क्लैन के प्रति एक तरह की गद्दारी थी। यह एकेडमी एल्डर को बहुत गुस्सा दिलाने के लिए काफी था। उसके तुरंत बाद फैंग युआन ने अपने साथी क्लासमेट से वसूली की।
उसका हाथ अब और आगे बढ़ रहा था और ये एकेडमी एल्डर की बर्दाश्त की हद से पार जा चुका था। इस बार की वसूली के बाद क्लास चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का प्रभाव पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा। समय के साथ नॉर्मल स्टूडेंट्स इन दोनों पोजीशंस के लिए अपना सम्मान और रुचि खो देंगे। भले हाईफैंग युआन का ये काम छोटा लग रहा था, लेकिन इसके पीछे का मतलब काफी भारी था। ये लगभग अपनी ही ताकत का इस्तेमाल करके क्लैन के सिस्टम को चैलेंज करने जैसा था। ये ऐसी चीज थी जिसे एकेडमी एल्डर बिल्कुल नहीं देखना चाहते थे। वो क्लैन के नए उम्मीदों को पाल रहे थे, ना कि क्लैन के गद्दारों को। फिर भी, ये जानते हुए कि फैंग युआन ने उनकी हद को पार किया है, वो जानते थे कि वो इस मामले से निपटने के लिए कुछ नहीं कर सकते। अगर उन्होंने सच में कुछ किया, तो सबसे पहले जो उन्हें नहीं छोड़ेगा वो क्लैन हेड होंगे। दूसरे और तीसरे इंसान जो उनके खिलाफ राय रखेंगे वो गु यू चीलियन और गु यू मो चेन होंगे। क्लैन हेड ने अपनी सारी उम्मीदें गु यू फैंग झेंग पर लगा रखी थीं, क्योंकि फैंग झेंग 3 सालों में एक लौटा ग्रेट टैलेंट था। क्लैन लीडर को एक मजबूत और आत्मनिर्भर प्रतिभा की जरूरत थी, ना कि एक नाजुक फूल की जिसे संभाल कर रखा जाए। साथ हाई चीलियन और मो चेन के लिए उन्होंने भी अपनी उम्मीदें अपने अपने पोतों पर लगा रखी थीं, उम्मीद करते हुए कि उनके पोते मुश्किलों और निराशाओं के बीच बढ़ेंगे। अगर एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन को सजा देने के लिए स्टूडेंट्स की जगह ले ली, तो जैसे ही खबर फैलेगी, ये बातें होने लगेंगी कि मो और ची परिवार के भविष्य के उत्तराधिकारी फैंग युआन को हरा नहीं पाए और उन्हें एल्डर्स की मदद लेनी पड़ी। ये कितना बुरा लगेगा। ये मो और ची परिवार की शान और सम्मान के लिए एक बड़ा झटका होगा। ऑफकोर्स एकेडमी एल्डर एक छोटे से फैंग युआन से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि उनके दखल से 3 तरफ से दबाव आएगा। क्लैन हेड, मो और ची ब्लड लाइन, ये लगभग पूरे गु यू यूसीएच अधिकारियों से बने थे। एक मामूली एल्डर के तौर पर वो कैसे सह सकते थे? इस मामले की जाद अब भी फैंग युआन के राज पर जाकर रुकती है। आखिर उसने किस चीज के भरोसे मिडिल स्टेज में ब्रेक थ्रू किया? एकेडमी एल्डर ने अपने दिल में लगी आग को काबू किया और अपनी नजर अपने मेज पर रखी 3 इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स पर डाली। पहली रिपोर्ट में फैंग युआन के पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में विस्तार से जानकारी थी। फैंग युआन एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ था, उसकी पहचान में कुछ भी अजीब नहीं था और उसकी जिंदगी का अनुभव बिल्कुल साफ सुथरा था। उसके माता पिता दोनों का देहांत हो चुका था और उसके चाचा और चाची ने पाला था, लेकिन उनकी आपस में बनती नहीं थी, और जब से उसने एकेडमी अटेंड करना शुरू किया था, फैंग युआन हमेशा एकेडमी के हॉस्टल में ही रहता था। दूसरी रिपोर्ट फैंग युआन के जीवन के रिकॉर्ड्स के बारे में थी। उसने बचपन में ही तेज बुद्धि का प्रदर्शन किया था और क्लैंसमैन उसके बारे में आशावादी थे। अनुमान लगाया गया था कि वो एक संभावित ग्रेट टैलेंट हो सकता है। फिर भी अवेकनिंग सेरेमनी के बाद यूसी ग्रेड का टेस्ट किया गया, जिसने क्लैन को बहुत निराश किया। तीसरी रिपोर्ट फैंग युआन के हाल ही के रास्ते पर थी। उसकी रोजमर्रा की जिंदगी के पैटर्न बहुत सरल थे और उसका एक कठोर शेड्यूल था। दिन के दौरान वो हमेशा एकेडमी में क्लासेस अटेंड करता था और रात में वो हमेशा डॉर्मिटरीज में सोता था। वो अपने कल्टीवेशन में बेहद मेहनती था और हर रात एक गू मास्टर के कल्टीवेशन में जाता था, अपने अपचे को पोषण देता था। कभी कभी वो बेहतर खाना खाने और शराब पीने के लिए गांव के एक लोटे इन में जाता था। उस शराब से एक खास लगाव था और उस हरी बांस की शराब पीना पसंद था। उसके हॉस्टल के बिस्तर के नीचे उसने हरी बांस की शराब के दर्जनों मटके रखे हुए थे। एकेडमी एल्डर ने तीनों रिपोर्ट्स को ध्यान से फिर से देखा। उनके दिल में फैंग युआन की एक गहरी छाप बन गई। उसके माता पिता दोनों जल्दी मर गए और वो अपने चाचा और चाची के साथ घुल मिल नहीं पाया। कोई हैरानी नहीं कि इस बच्चे फैंग युआन को क्लैन के प्रति कोई लगाव नहीं है। यूज क्लैंसमैन ने खुद सबके बीच एक जीनियस का ताज पहनाया, फिर भी उन्होंने हाई यूज आसमान से उतार कर जमीन पर पटक दिया। कोई हैरानी नहीं कि वो इतना जंगली और अनुशासनहीन है और इतना अजीब तरह से ठंडा और अलग थलग है। उसकी जिंदगी इतनी सरल है और वो कल्टीवेशन के प्रति इतना परिश्रमी है। ये वो अपनी सांस रोक रहा है, हार मानने को तैयार नहीं। वो क्लैन को अपनी काबिलियत साबित करना चाहता है। इसलिए जब मैंने उस दबाया तो उसने इतनी जोर से पलटवार किया। जब एकेडमी एल्डर ने इस पॉइंट तक ध्यान से सोचा तो वो आ भरे बिना नहीं रह सके। जितना वो फैंग युआन के बारे में सीखते, उतना हाई वो फैंग युआन को समझते। ऑफ कोर्स, समझने का मतलब माफ करना नहीं होता। फैंग युआन उनके खिलाफ गया, उनकी इज्जत को ठेस पहुंचाई, क्लास चेयरमैन बनने से इनकार किया और यहां तक कि अपने क्लासमेट से वसूली भी की। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। अपने हाथों में जानकारी हिलाते हुए एकेडमी एल्डर फिर से चिंता में पड़ गए। भले ही ये रिपोर्ट्स विस्तार से हैं, लेकिन उनका फैंग युआन के एडवांसमेंट के राज से कोई लेना देना नहीं है।
कुछ दिन हो गए हैं, ये लोग बिल्कुल बेकार हैं। बूम बूम बूम। इस वक्त दरवाजे पर दस्तक की आवाज आई। अंदर आओ, एकेडमी एल्डर ने कहा। दरवाजा खुला। यह क्लैन हेड गु यूबो का पर्सनल गार्ड था। क्लैन लीडर का आदेश है, आदरणीय एल्डर, कृपया जल्द से जल्द मुख्य परिवार के पवेलियन में पहुंचे, एक मामले पर चर्चा करनी है। ओ, क्या मामला है? एकेडमी एल्डर अपनी सीट से उठ खड़े हुए। उन्हें गार्ड के लहजे और चेहरे से मामले की गंभीरता का एहसास हो गया था। रैंक 4 गु मास्टर सर जियाफू वापस आ गए हैं, उनके भाई जिया जिन शेंग लापता हो गए हैं, गार्ड ने जवाब दिया। हिस। एकेडमी एल्डर ने तुरंत ठंडी सांस खींची। चैप्टर 55, यही तो सुनना चाहता था मैं। चक्र जैसा गोल चांद तैरते हुए बादलों के बीच हल्का सा दिखाई दे रहा था। एकेडमी एल्डर सड़क पर तेजी से चल रहे थे, उनका चेहरा टिमटिमाती चांदनी में मुश्किल से दिख रहा था। इस दुनिया में जीना मुश्किल था, और गु मास्टर्स का लापता होना एक आम बात थी। अपने विशाल जीवन अनुभव से एकेडमी एल्डर जानते थे कि आम हालातों में इस तरह के अचानक लापता होने का मतलब अक्सर मौत होता था। कोई भी मर सकता है, लेकिन जिया जिन शेंग नहीं। खासकर गुयू विलेज में तो बिल्कुल नहीं। उसकी पहचान खास थी। उसके पिता जिया परिवार के मुखिया थे। उसका भाई रैंक 4 गु मास्टर जियाफू था। एक रैंक 4 गु मास्टर के पास पीले सोने का प्राइमिवल एसेंस होता है, और उनके पास अजीब लड़ाई की शक्ति होती है। गु यू क्लैन में सिर्फ क्लैन लीडर हाई रैंक 4 हैं और उनका मुकाबला कर सकते हैं, जबकि बाकी क्लैन एल्डर्स सब रैंक 3 थे। जिया परिवार के मुखिया का कल्टिवेशन लेवल और भी ऊंचा था। वो एक रैंक 5 द, और उनके नेतृत्व में जिया परिवार समृद्ध हुआ, एक बड़ा क्लैन बन गया और पूरे पहाड़ के संसाधनों पर उनका अधिकार था, जिसमें बड़ी संख्या में क्लैन्समैन थे। उनके मुकाबले गु यू क्लैन सिर्फ एक मध्यम आकार का था। अगर दोनों क्लैन्स में लड़ाई हुई तो गु यू विलेज को निश्चित रूप से नुकसान होगा। सबसे जरूरी बात यह थी कि अगर ये बात फैल गई तो गु यू क्लैन की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। कई व्यापारी अपने रास्ते चुनने में सतर्क रहते हैं। व्यापारियों के साथ बातचीत के बिना गु यू क्लैन के अतिरिक्त स्थानीय संसाधनों को बेचने का कोई जरिया नहीं होगा, और उन्हें जरूरी बाहरी संसाधन भी खरीदने को नहीं मिलेंगे। समय के साथ वो निश्चित रूप से कमजोर हो जाएंगे। ये मामला गंभीर है। अगर हमने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया तो ये एक तबाही होगी। एकेडमी एल्डर चिंता से क्लैन हेड के पवेलियन की तरफ दौड़े। जैसे हाय उन्होंने क्लैन हेड के पवेलियन के कॉन्फ्रेंस हॉल में कदम रखा, एकेडमी एल्डर को गंभीर और संगीन माहौल महसूस हुआ। मुख्य कुर्सी पर वर्तमान क्लैन लीडर गु यूबो बैठे थे। मोटे और छोटे कद का जियाफू अपने 5-6 अनुयायियों के साथ हॉल के बीच में खड़ा था, एक आरोपी मुद्रा में। लैंप की तेज रोशनी में अपनी कुर्सियों के किनारे खड़े एल्डर्स के गंभीर चेहरे साफ दिख रहे थे। जियाफू एक रैंक 4 गु मास्टर था, और क्योंकि वो बैठा नहीं था, इसलिए ये रैंक 3 क्लैन एल्डर्स भी बैठने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। ये एक रैंक 4 गु मास्टर की रोकने वाली शक्ति थी। ये शक्ति के प्रति सम्मान का एक रूप भी था। प्रणाम। क्लैन एल्डर्स अभी प्रणाम करने ही वाले थे, लेकिन क्लैन लीडर गु यूबो ने हाथों से रोक दिया। गु यूबो, जिनके बाल सफेद हो चुके थे, अपनी उंगली से अपनी कंपाती को रगड़ रहे थे। उनके चेहरे पर परेशानी का भाव था। मैं मामले के बारे में ज्यादा नहीं कहूंगा। क्लैन एकेडमी हमेशा आपकी निगरानी में रहती है। मुझे ये पूछना है, गु यू फैंग युआन कहाँ है? एकेडमी एल्डर्स CHAUE का गए। मन हाय मन उन्होंने सोचा, इसका US लफंगे फैंग युआन से क्या लेना देना? उन्होंने विनम्रता से जवाब दिया, इस वक्त वो एकेडमी हॉस्टल में कल्टिवेट कर रहा होगा। क्लैन लीडर ने आह भरी। भाईजिया को अब बहुत शक हो रहा है। उन्हें लगता है कि उनके भाईजिया जिन शेंग के लापता होने का कुछ ना कुछ फैंग युआन से लेना देना है। मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम जाकर उस तुरंत यहां ले आओ। एकेडमी एल्डर का दिल कांप गया। जी। वो इस मामले की गंभीरता को समझ गए और जल्दी से प्रणाम करके मुड़कर चले गए। भाईजिया, वो फैंग युआन तुरंत यहां लाया जाएगा, बैठिए। गु यूबो ने अपने पास एक कुर्सी की तरफ इशारा किया और जियाफू से कहा। जियाफू ने कड़वी हंसी हंसी, गु यूबो के सामने हाथ जोड़ते हुए। मैं भाई गु यू से माफी मांगता हूं। मैं सच में बहुत चिंतित था। कई दिन हो गए हैं जब से मैंने अपने भाई को देखा है। मुझे सबसे बुरा होने का डर है। मैं सच में इंतजार नहीं कर सकता। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खून के बाद ही उनकी कीमत समझ आती है। जियाफू को इन कुछ दिनों में ही एहसास हुआ कि उसके पिता ने यूस कारवा में बोझ जैसे जिया जिनशेंग के साथ क्यों जोड़ा था। ये उसके स्वभाव को परखने के लिए था, देखने के लिए कि क्या वो अपने भाई को दबाते हुए उनके रिश्ते को याद रख सकता है और साथ ही इस छोटे भाई का ध्यान रख सकता है।
अगर जिया जिनशेंग अब मर गया तो उसके पिता उस कैसे देखेंगे? जब उस ये बात समझ आई, उसने तुरंत कारवां में जांच शुरू कर दी और जल्दी ही अपना निशाना गुयू विलेज पर लगाया। वो बिना रुके वापस दौड़ा। ए फ्लैट जब वो खड़ा था, बैठने को तैयार नहीं था। ये एक इंप्रेशन बनाने के लिए था कि वो दोषी को पकड़ने के लिए दृढ़ है। यह गुयू क्लैन पर दबाव डालने के साथ साथ जब वो जिया परिवार वापस जाएगा तो अपने पिता को एक तरह का आश्वासन भी देगा। क्लैन लीडर सिर को रिपोर्ट, फैंग युआन को यहां लाया गया है। जल्दी ही एकेडमी एल्डर ने फैंग युआन को हॉल में लाया। गुयू फैंग युआन क्लैन एल्डर सर जियाफू और सभी क्लैन एल्डर्स को प्रणाम करता है, फैंग युआन ने एक भावहीन चेहरे से कहा। ये वही है? जियाफू ने ठंडे दिमाग से फैंग युआन को देखा, साथ ही एक महिला गू मास्टर से पूछा। ये महिला गू मास्टर वही थी जिससे फैंग युआन ने गैम्बलिंग डे में पर्पल गोल्ड रॉक खरीदा था। हाँ, ये वही है। कोई गलती नहीं है, महिला गू मास्टर ने फैंग युआन को घूरते हुए विश्वास के साथ कहा। जियाफू ने सर हिलाया। तुरंत उसकी निगाहें दो इस्पात की तलवारों जैसी हो गईं, फैंग युआन पर वार करती हुई। लेकिन उसने खुलेआम पूछताछ नहीं की, क्योंकि ये गुयू विलेज था, इसलिए यूज गुयू क्लैन लीडर को कुछ इज्जत देनी थी। इसलिए उसने गुयू क्लैन लीडर की तरफ देखा। गुयू क्लैन लीडर का चेहरा गंभीर था। वो जानते थे कि जियाफू ने जानबूझकर महिला गू मास्टर से जोर से बात की थी। ये न सिर्फ फैंग युआन की पहचान की पुष्टि करने के लिए था, बल्कि अपने इरादे को भी साबित करने के लिए था। वो गुयू क्लैन हेड को इशारा कर रहा था कि उसके पास सबूत हैं, मेरे पास पूरा विश्वास है, इसलिए तुम अपने क्लैंसमैन का ज्यादा बचाव मत करना। इससे गुयू क्लैन लीडर के दिल में कुछ नाखुशी पैदा हुई, सोचते हुए, तुम जियाफू ने अपना भाई खोया, ये शुरू से ही तुम्हारी गलती थी। ए फ्लैट, तुम यहां हमारे गुयू विलेज में एक आरोपी मुद्रा में आए हो। क्या तुम्हें लगता है कि मेरा गुयू क्लैन आसानी से डराया जा सकता है? मेरा गुयू क्लैन निष्पक्ष है और तर्क के आधार पर काम करता है, लेकिन इसे कमजोरी मत समझना। ये सोचते हुए उसने तुरंत फैंग युआन से पूछताछ नहीं की, बल्कि महिला गू मास्टर से सख्ती से कहा, क्या तुमने ठीक से देखा? मैं तुम्हें ये बताने से नहीं डरता, लेकिन फैंग युआन का एक जुड़वा भाई है जो बिल्कुल उसके जैसा दिखता है। क्या तुम वाकई श्योर हो कि ये वही है? महिला गू मास्टर सिर्फ एक रैंक 1 थी और गू यूबो के दबाव में उसके चेहरे पर तुरंत झिझक और घबराहट के भाव आ गए। जियाफू ने चिंता से एक कदम आगे बढ़ाया, यूज गू यूबो की नजर से बचते हुए। हाथ जोड़ते हुए उसने कहा, भाई गुयू, मैंने हमेशा गुयू क्लैन का सम्मान किया है, खासकर गुयू क्लैन के पहले और चौथे क्लैन लीडर। यह दोनों रैंक 5 पावर हाउस थे। एक ने शून्य से क्लैन बनाया, जहां उन्होंने कठिन समय का सामना किया और गुयू परिवार की 100 साल की नींव राखी। दूसरे एक परोपकारी नायक अपने क्लैन की रक्षा के लिए उन्होंने खुद को कुर्बान कर दिया और वो सम्मान के लायक हैं। भाई गुयू, क्लैन लीडर के रूप में मुझे विश्वास है कि आप निष्पक्ष रूप से काम करेंगे। कृपया इस फैंग युआन से पूछताछ करें। ये सुनकर कि उसकी आवाज नर्म हो गई है, गू यूबो ने सर हिलाया, लेकिन उनके दिल ने पहले ही फैसला कर लिया था। अगर ये फैंग युआन दोषी था तो वो यूज ऐसे यूएनपी देंगे। आखिरकार वो सिर्फ एक सिगरेट था, उस खून में कोई नुकसान नहीं था, जब तक कि इससे ये विवाद सुलझ जाए। अगर फैंग झेंग ने ये किया होता तो भी फैंग युआन को ही दोष लेना पड़ेगा। फैंग झेंग एक ग्रेट जीनियस है, 3 सालों में एक लौटा। क्लैन के उच्च अधिकारी अभी भी उस बाई क्लैन विलेज के असबाइनिंग बिंग के खिलाफ तैयार करने की उम्मीद रखते हैं। फैंग युआन, घबराओ मत। गुयू क्लैन लीडर ने दया से मुस्कुराते हुए फैंग युआन के प्रति NARM आवाज का इस्तेमाल करते हुए कहा, मुझे ये पूछना है, क्या तुम्हें अस जिया जिनशेंग के बारे में कोई जानकारी है? कौन है जिया जिनशेंग? फैंग युआन ने ऊपर देखा और शांति से कहा, ये झूठ बोल रहा है। गैम्बलिंग ये कि महिला गू मास्टर ने फैंग युआन के सवाल के खत्म होते ही चीखा। डिस्कशन हॉल में मौजूद लोग इस चीख को सुनकर चिंता में पड़ गए और सब उसकी तरफ देखने लगे। महिला गू मास्टर ने फैंग युआन की तरफ इशारा किया, एक उत्तेजित भाव दिखाते हुए, ये वही है, ये वही है। हमारे गैम्बलिंग डे में उसने 6 पर्पल गोल्ड रॉक्स खरीदे और 5वां एक मडस्किन टोड था। यंग मास्टर जिया ने यूज देखा और 500 प्राइमेवल स्टोन्स का इस्तेमाल करके उस खरीदने की कोशिश की। इसने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा, भले ही 1 या 2 साल बीत जाए, मैं नहीं भूलूंगी। सिर्फ मैं ही नहीं, बल्कि गैम्बलिंग डे के दूसरे गू मास्टर्स ने भी उस देखा था। ऐसा है क्या? गुयू क्लैन लीडर की मुस्कुराहट गायब हो गई, उनका चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने अपना सवाल फैंग युआन की तरफ खींच लिया। फैंग युआन ने अब सिर्फ सर हिलाया, थोड़ी घबराहट दिखाते हुए, और अचानक एहसास होने का नाटक किया,
ओ वो ठीक है, अगर वो जिया जिनशेंग है तो मैं यूज जानता हूं, लेकिन गैम्बलिंग की घटना के बाद मैंने यूज फिर कभी नहीं देखा। ये फिर से झूठ बोल रहा है। इस बार ये महिला गू मास्टर नहीं थी, बल्कि एक पुरुष गू मास्टर था जिसने सार्वजनिक रूप से चिल्लाया। फैंग युआन ने उसकी तरफ देखा और जैसे कि उसने उस पहचान लिया हो, एक हैरानी का भाव दिखाया, लेकिन जल्दी से उस छुपाने की कोशिश की। उसके चेहरे के बदलाव सबकी आंखों में आईना बन गए। सब लोग सोचने लगे, आदरणीय महोदयों, मेन वाइन शॉप का एक कर्मचारी हूं। पुरुष गू मास्टर ने पहले सबको हाथ जोड़े और फिर जोर से फैंग युआन की तरफ इशारा किया। इस रात मैंने वाइन शॉप में साफ देखा था, वो यंग मास्टर जिया जिनशेंग के साथ बैठा था और दोनों ने काफी देर तक चुपके से बात की। जैसे ही उसने ऐसा कहा, हॉल में धीमी चर्चाओं की गूंज उठी। एकेडमी एल्डर ने ठंडी निगाहों से फैंग युआन को देखा। गू यू क्लैन मास्टर थोड़ा पीछे हेठ धीरे धीरे बड़ी कुर्सी पर टिक गए। ऐसा कैसे हो सकता है? फैंग युआन ने एक साफ तौर पर घबराए हुए भाव दिखाए, जल्दी से कहते हुए, वाइन शॉप में इतने सारे लोग तुम मुझे ऐसे ही कैसे पहचान सकते हो? तुम शायद खुद गलत हो। हाँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। पुरुष गू मास्टर मुस्कुराया, उसकी निगाहें फैंग युआन को घूर रही थीं। इस वक्त वो बेहद आत्मविश्वासी महसूस कर रहा था। ये तो छोड़, हाइडू की यंग मास्टर जिया जिनशेंग हमारे वाइन शॉप में आए थे, हमें उनका ध्यान रखना ही था। भले ही वो नहीं होते, मैं फिर भी तुम्हें पहचान लेता, क्योंकि तुमने मुझ पर एक गहरा प्रभाव छोड़ा था। ऐसा कहकर उसने अपनी भुएं उठाई, गर्व से कहते हुए, क्या तुम्हें अभी भी याद है? उस दिन तुम हमारी दुकान पर आए एक कप मंकी वाइन मांगने, लेकिन तुमने सिर्फ एक घूंट पिया। उसके बाद तुमने लिकर वर्म को छोड़ दिया और बची हुई मंकी वाइन यूज पीला दी। मैंने लिकर वर्म को देखा और बहुत उत्तेजित हो गया। तुमसे उस खरीदना चाहता था, लेकिन तुमने बेचने से मना कर दिया और तुरंत चले गए। बहुत खूब, यही तो सुनना चाहता था मैं। फैंग युआन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, लेकिन अपने चेहरे पर एक हैरानी का भाव दिखाया। अनजाने में एक कदम पीछे हट गया। लिकर वर्म। फैंग युआन के पीछे एकेडमी एल्डर की एक चमक उठी, लेकिन जल्दी ही वो फिर से चिंता में पड़ गए और पूछे बिना नहीं रह सके, फैंग युआन, तुम्हें वो लिकर वर्म कहां से मिला? फैंग युआन ने अपनी मुठ्ठियां भींची, दांत पीसते हुए, लेकिन जवाब देने से माना कर दिया। आसपास के क्लैन एल्डर्स गुस्से में आग बबूला हो गए, घूरने लगे। फैंग युआन, क्या तुम्हें पता है तुमने कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है? बोलो, आखिर हुआ क्या था? जो कुछ भी जानते हो सब बता दो। यह लिकर वर्म, क्या ये जिया जिनशेंग का है? ये उसका कैसे हो सकता है? लिकर वर्म तो साफ तौर पर मैंने खुद हासिल किया है। मैंने यूज खोला है। फैंग युआन ने अचानक अपना सर उठाया। उसका चेहरा उत्तेजित था, जैसे कि वो ऐसी बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता, और गुस्से से भरी आवाज में जोर से चिल्लाया। चैप्टर 56, शक दूर करना। तुमने उस खोला? गू यूबो गहरी चिंता में पड़ गए। सही कहा, इस मोड़ पर मैं अब और कुछ नहीं छिपाऊंगा। फैंग युआन ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो सब कुछ दांव पर लगा रहा हो, तेजी से बोलते हुए, मैंने गैम्बलिंग गे से 6 पीस पर्पल गोल्ड रॉक खरीदे, लेकिन क्योंकि मेरे पास काफी प्राइमेवल एसेंस नहीं था, मैंने वहां सिर्फ 5 ही खोले। आखिरी वाला मेन हॉस्टल वापस लड़ आया और उस खोलने के बाद मुझे अंदर एक लिकर वर्म मिला। मैं खुशी से झूम उठा क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले जानकारी ली थी और जानता था कि लिकर वर्म एक दुर्लभ गू वर्म है जो मेरे टैलेंट की कमी को पूरा कर सकता है, इसलिए मैंने यूज उसी वक्त रिफाइन कर लिया। रुको, तुमने कहा कि तुमने 6 गैम्बलिंग रॉक्स खरीदे और एक मदस्किन टोड के साथ एक लिकर वर्म भी खोला? क्लैन एल्डर्स ये सुनकर एक अविश्वसनीय अंदाज में पूछे बिना नहीं रह सके। तो क्या हुआ? फैंग युआन ने ऐसे जवाब दिया जैसे ये कोई बड़ी बात ना हो। फिर उसने महिला गू मास्टर की तरफ इशारा किया, चिल्लाते हुए, ये मेरी गवाह बन सकती है। सीन पर मौजूद सभी लोग एक पाल के लिए हैरान रह गए, फिर उन्होंने महिला गू मास्टर की तरफ देखा। महिला गू मास्टर ने सबकी निगाहों का दबाव महसूस किया और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसने ईमानदारी से कहा, यह सच है। फैंग युआन ने 6 रॉक्स खरीदे और 5वें में मडस्किन टोड खोला। 6ठा पीस वो अपने साथ ले गया, लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने अंदर क्या खोला। 6 पर्पल गोल्ड रॉक्स खरीद कर लगातार डुगू वॉर्म्स मिलना, क्या ये किस्मत कुछ ज्यादा ही अच्छी नहीं है? क्लैन एल्डर्स बड़बड़ाए। इसमें समझने वाली क्या बात है? ये किस्मत है, किसे पता है। अनदिनी जब मेन रॉक्स पर दांव लगाता था तो मैंने भी। रुको, गू वॉर्म्स को रिफाइन करना मुश्किल होता है? ऐसा क्यों लगा जैसे फैंग युआन ने इसे आसानी से रिफाइन कर लिया? कुछ फैमिली एल्डर्स ने शक से पूछा। तुम उलझ गए हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब एक गू को फॉसिल से निकाला जाता है
तो वो बेहद कमजोर होते हैं, मौत के कागार पर। ऐसे में उन्हें नीचे के रैंक से भी रिफाइन करना संभव है। उसका लिकर वर्म को रिफाइन करना कौन सी अजीब बात है? किसी ने तुरंत जवाब दिया। फैंग युआन ने जारी रखा, मैंने लिकर वर्म को रिफाइन किया और दूसरे दिन स्टोर्स गया। मैं दोपहर में एक वाइन शॉप में गया और एक कप मंकी वाइन खरीदा। रात में मैं फिर से गया और एक धोखाधड़ी का सीन देखा। जिया जिनशेंग एक बदबूदार फैट वर्म को ब्लैक बॉर्गू के रूप में मेरे क्लैन के किसी को बेच रहा था। उसके बाद सर जियाफू आए और विवाद को सुलझाया। मैं फिर से वाइन शॉप गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि जिया जिनशेंग को खराब मूड में शराब पीते देखूंगा। मुझे अभी अभी लिकर वर्म मिला था और मैं बेहद खुश था, इसलिए मैंने उससे पूछा कि मैं इसे कितने प्राइमीवल स्टोन्स में बेच सकता हूं। किसे पता था कि जिया जिनशेंग मेरे लिकर वर्म के बारे में सुनते ही उस जबरदस्ती खरीदना चाहेगा। मैंने साफ माना कर दिया, मेरा इसे बेचने का कोई इरादा नहीं था, मैं सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था। भले ही मैं इसे बेचना चाहता तो वो रैंक 2 बनने के बाद होता, इसलिए मैं उसी वक्त वहां से चला गया। फैंग युआन की बातों ने जिया जिनशेंग और जियाफू के झगड़े का मामला सामने ला दिया था, जिससे क्लैन एल्डर्स जियाफू को एक अलग नजर से देखने लगे। इन दबाव भरी निगाहों के नीचे जियाफू ने खांसा और चमकती आंख से फैंग युआन से पूछा, तो क्या मेरा भाई तुम्हारे पीछे आया था? फैंग युआन ने सर हिलाया, आधा झूठ बोलते हुए, वो ना सिर्फ मेरे पीछे आया बल्कि 50 प्राइमीवल स्टोन्स और बढ़ा दिए। लेकिन मैं उस बेचना नहीं चाहता था, इसलिए वो गुस्से में आ गया, ये कहते हुए कि गुयू क्लैन कोई बड़ी चीज नहीं है, और मुझे संभाल कर रहने को कहा। ऐसा कहने के बाद वो चला गया। मैंने यूज फिर कभी नहीं देखा। जियाफू ने मन हाय मन सा हिलाया। जिया जिनशेंग की समझ के हिसाब से वो जरूर फैंग युआन के पीछे गया होगा और धमकियां दी होंगी, क्योंकि ये उसका स्टाइल था। अगर फैंग युआन कहता कि वो उसके पीछे नहीं आया तो ये झूठ होता। लेकिन जब फैंग युआन ने ऐसा कहा तो इसने जियाफू को एक मुश्किल में डाल दिया। उसकी जांच सिर्फ इसी सुराग तक पहुंची थी। क्या जिया जिनशेंग ने उसके बाद सच में फैंग युआन को नहीं ढूंढा? शायद उसने बाद में फिर से फैंग युआन को ढूंढा हो, और जब दोनों मामले पर सहमत नहीं हो पाए तो यूज फैंग युआन ने मार दिया। ये पूरी तरह से संभव है। बोलो, क्या जिया जिनशेंग को तुमने मारा है? ये सोचते हुए जियाफू ने सख्ती से पूछताछ की, अपने ऑरा से फैंग युआन पर दबाव डालने की कोशिश करते हुए। फैंग युआन ने एक बार फिर इनकार किया, दावा करते हुए कि उसने जिया जिनशेंग को फिर नहीं देखा। जियाफू के पास कोई और सबूत नहीं था, और जब एक तरफ से जोर से पूछताछ हो रही थी तो दूसरी तरफ से इनकार किया जा रहा था। इस मोड़ पर यह एक डेडलॉक बन गया था। जब गु युबो उनकी बातचीत सुन रहे थे तो वो नाखुश हो गए। वो जिया जिनशेंग किंगमाओ पहाड़ पर गुयू क्लैन को धमकाने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये गुयू क्लैन को कोई इज्जत ना देने जैसा था। ए फ्लैट ये जियाफू सभी गुयू क्लैन के यूसीएचसीएच अधिकारियों के सामने एक गुयू क्लैन के सदस्य से इतनी सख्ती से पूछताछ करने की हिम्मत कर रहा था। भले ही उसके पास सबूत होते तो भी ठीक था, लेकिन अब जब उसके पास कोई सबूत या प्रमाण नहीं है, अगर ये बात फैल गई तो गुयू क्लैन की इज्जत का क्या होगा? भाई जिया, ऐसा नहीं है कि मैं बीच में बोलना चाहता हूं। क्लैन लीडर ने उसकी पूछताछ को बीच में रोका और जारी रखा। जिया जिनशेंग को लापता हुए इतने दिन हो गए हैं, उम्मीद कम है। इस जुर्म को अंजाम देने वाले दोषी ने जरूर कुछ निशान छोड़े होंगे। क्या भाई को अब तक कुछ मिला है? जियाफू ने फैंग युआन को गुस्से से घूरा, फिर अपना सर उठाकर आह भरी, मैं भाई की बात समझता हूं। अगर कोई निशान होते तो मैं दोषी को ढूंढने यहां नहीं आता। वो अपराधी साफ तौर पर घिनौनी तरकीबों और सतर्कता से काम करने में माहिर है। सच कहूं तो सारे सुराग बैंड हो चुके हैं, और जिस दिन हम निकले उस दिन बहुत भारी बारिश हुई थी जो शायद सारे खून के निशान धो गई होगी। गु युबो हल्का सा मुस्कुराए। भाई जिया, मैंने सुना है कि आपके जिया परिवार के पास एक ट्रेसिंग गु वर्म है जिसे अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई कहते हैं। ये आत्मा की खुशबू छोड़ सकता है और गु वॉर्म्स पर लगाया जा सकता है। ये गंध रंगीन और गंधहीन होती है और कभी मिटती नहीं। आपके जिया परिवार के सदस्यों के गु वॉर्म्स में ये गंध होती है। जब तक आप अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई का इस्तेमाल करेंगे, गंध का पीछा करते हुए आप गु वॉर्म्स और इस तरह अपने भाई को ढूंढ पाएंगे। जियाफू ने गंभीरता से कहा, मैंने अंडरवर्ल्ड पाथ बटरफ्लाई का इस्तेमाल बहुत पहले किया था, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मुझे यकीन है आपने सुना होगा कि एक बार गु वर्म मर जाता है तो गंध मिट जाती है। जाहिर है कातिल ने मेरे भाई के पास के सारे गु वॉर्म्स को मार दिया। गु युबो की बात बदली, यह अजीब है। कातिल ने आपके भाई को नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो गु वॉर्म्स के लिए नहीं गया,
ना हाई प्राइमीवल स्टोन्स के लिए वसूली के लिए। कातिल ने इस छोटे से रैंक 1 गू मास्टर को क्यों मारा, क्या मकसद था? वाकई मकसद क्या था? चाहे जिया जिनशेंग जिंदा था या मर गया, एक मकसद तो होना ही चाहिए, है ना? अगर गू वॉर्म्स या प्राइमीवल स्टोन्स के लिए नहीं, तो क्या ये प्यार के लिए था? लेकिन अगर ये जुनून का जुर्म था, तो ये एक लंबी प्रक्रिया होनी चाहिए थी, और जियाफू गुयू क्लैन में नहीं आता। कारवां के सदस्य और क्लैंसमैन पर ज्यादा शक होता क्योंकि उनका उससे लंबा रिश्ता था। पाल भर में हॉल में चुप पीछा गई। फैंग युआन ने सबकी निगाहों का पीछा किया और अचानक जियाफू से कहा, शायद जिया जिनशेंग को तुमने मारा हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे परिवार में संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। अब जब एक भाई मर गया, तो क्या तुम्हें ज्यादा विरासत नहीं मिलेगी? चुप रहो। बेबुनियाद आरोप, सर जियाफू पर कलंक मत लगाओ। तुरंत फैमिली एल्डर्स गुस्से से भड़क उठे। फैंग युआन तुरंत चुप हो गया। उसकी निगाहें अंधेरे में चमक रही थीं, लेकिन उसका मकसद पूरा हो चुका था। उसके पहले के शब्द एक कंकड़ की तरह द जो एल्डर्स के विचारों के समुद्र में फेंके गए थे, जिससे लहरों की तरंगें उठ रही थीं। क्लैन एल्डर्स ने इस सोच की ट्रेन का पीछा किया और सोचने लगे, जियाफू जिया जिनशेंग को नहीं मार सकता, इससे उस फायदे से ज्यादा नुकसान होगा। रुको, भले ही वो ये नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे नहीं करेंगे। जिया परिवार का आंतरिक विवाद। एक एल्डर के दिमाग में एक चमक आई और उसने धीरे से बड़बड़ाया। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन शांत हॉल में इसे साफ सुना जा सकता था। तुरंत एल्डर्स की निगाहें चमक उठी। आखिरकार उन्होंने इसके बारे में सोच लिया। फैंग युआन का मुंह थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, उसकी पलकें झुक गईं, अपनी ठंडी निगाहों को छुपाते हुए। जिया परिवार के क्लैन लीडर संपत्ति का बंटवारा करना चाहते थे और क्लैन लीडर की भूमिका सौंपना चाहते थे, और इस वजह से उनके बच्चों में कठोर प्रतियोगिता हुई, खासकर जियाफू और जियागी, दोनों हाई रैंक 4 गू मास्टर्स दी और उनके अपने समर्थक थे। इन कुछ सालों में जिया परिवार की स्थिति कई पहाड़ी गानवों को कुछ हद तक पता थी। जिया जिनशेंग की दुर्भाग्य बहुत अजीब थी। वर्तमान में कोई सबूत नहीं था जो ये दिखाता हो कि फैंग युआन कातिल था। ये साफ था कि सिर्फ एक लिकर वर्म की वजह से मारने की थियरी के आधार पर हत्या का उद्देश्य पर्याप्त नहीं था। साथ ही कातिल के कार्यों और तरीकों में इतनी सतर्कता और गुप्तता नहीं होती। लेकिन अगर जियागी पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तो इसे समझा जा सकता था। मौजूद सभी लोग यूसीएचसीएच अधिकारी द और शक्ति के पद पर होने के नाते उनमें कुछ काबिलियत होनी ही चाहिए थी। कम से कम राजनीतिक साजिशों के लिए उनके पास महान अंतर्बोध और अनुभूति थी। जिया परिवार का विवाद, इसने सबकी कल्पनाओं को पंख दे दिए। जिया परिवार के क्लैन लीडर ने जिया जिनशेंग को कारवां में शामिल होने का प्रबंध किया था। एक कारण जियाफू के स्वभाव को परखना था, ये देखने के लिए कि क्या वो एक अच्छा भाई था और सिर्फ दबाता था लेकिन अपने भाई को टांग नहीं करता था। फ्लैट जब जिया जिनशेंग मुश्किल में था, जियाफू फैंस जाएगा और असली विजेता कौन होगा? जाहिर है जियाफू का सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जियागी। अपराधी के कार्य इतने साफ सुथरे द जिससे सारे सुराग बैंड हो गए, ये दिखाता है कि अपराधी कितना अनुभवी था। यह फैंग युआन जैसे 15 साल के लड़के द्वारा कैसे किया जा सकता था? सारे जवाब एक ही बार में सामने आ गए। चर्चा हॉल अभी भी शांत था, लेकिन एल्डर्स ने अर्थपूर्ण निगाहों का आदान प्रदान किया। किसी को किसी चीज पर पूरी तरह से विश्वास दिलाने के लिए ये समझाने से नहीं, बल्कि निर्देशित करने से होता है। फैंग युआन की तीखी दृष्टि ने यूज इन निगाहों को देखने दिया और वो मन ही मन ठंडी हंसी हंसा, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी आक्रोश और जिद का भाव था। जियाफू का चेहरा इतना काला और उदास था कि उससे पानी टपक सकता था। जिया परिवार के आंतरिक विवाद के मामले ने यूज जियागी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। अस्पैल, उसकी आत्मा कांप उठी। जियागी से बड़ा मकसद और किसका था? किसी का नहीं। मैं समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया। एकेडमी एल्डर फैंग युआन के पीछे खड़े उस देखते हुए। उनकी इर्नी चमक रही थीं। फैंग युआन किस्मत वाला भी है और बदकिस्मत भी। आखिरी पाल में जिया जिनशेंग से मिल गया। उसकी उम्र जो अभी अभी स्कूल जाना शुरू कर रही है, वो सारे सबूत कैसे मिटा सकता है? अगर उसके पास ऐसी साजिशी क्षमताएं होती, तो वो ये अदम्यता का भाव कैसे दिखा सकता? उसने पहले सिर्फ लिकरवर्म के अस्तित्व को छुपाने के लिए इनकार किया था। इस मोड़ पर सबने फैंग युआन पर से अपना शक हटा लिया था। मुझ पर से शक हटाना सिर्फ पहला कदम है, आगे क्या होता है वो जरूरी है। फैंग युआन स्थिति को समझ रहा था और इस मोड़ पर सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। उसने मन ही मन आह भरी और जियाफू को देखा। जियाफू ने भी उस देखा। उसकी ईर्ष्या में दुश्मनी साफ तौर पर और गहराती जा रही थी। चैप्टर एंड।